कर लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर 13 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं हम, और इसके हम आज लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने कवर करना है इंडेमनिटी और गारंटी और प्लेज और पेमेंट, वो अगली प्रेजेंटेशन में है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंडेमनिटी एंड गारंटी। बेसिकली इंडेमनिटी से आप क्या मुराद समझते हैं? इंडेमनिटी और गारंटी जो है ये कोई सिमिलर चीज़ें हैं या कुछ इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क है? ये दो चीज़ें हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज करती हैं कि इंडेमनिटी क्या है और गारंटी क्या है। ठीक है, खैर इनको हम वन बाय वन इनको देखते भी हैं और इसका फ़र्क भी हम देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। अब कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी की डेफिनेशन जो सेक्शन 124 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दी गई है, a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। बड़ी comprehensive definition है ये। बेसिकली एक आदमी को इंडेमनीफाई किया जा रहा है, इसमें तीन पार्टीज हैं, से हम कहते हैं कि ए, बी और सी है। ए जो है वो बी को कहता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको सॉरी जी, मैं ये बता रहा था कि तीन पार्टीज हैं ए, बी और सी। ए जो है ना, ए बी को कहता है कि आप ये काम करें, अभी सही नजर आ रहा है? पहले तो स्क्रीन पे कोई आ गई थी चीज। जी सर, आ रहा है, सही नजर आ रहा है। ओके, अच्छा जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक मिस्टर ए है, बी और सी है। ए जो है ना वो बी को कहता है कि मैं आपको इंडेमनीफाई करता हूं कि आपको मेरी तरफ से या सी की तरफ से या किसी और थर्ड पार्टी की तरफ से, अगर आपको इस सिलसिले में आप ये वाला काम करें, इस सिलसिले में अगर कोई आपको लॉस होगा तो मैं जो है वो उसका जिम्मेदार हूं, मैं आपको इंडेमनीफाई करता हूं। ये कहाँ पे बेसिकली ये इंडेमनिफिकेशन इंडेमनिटी जो है ये कहाँ पे यूज होती है? इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इस तरह है कि से एक बैंक के अंदर जो है एक चेक है, वो है मिस्टर अनवर कुरैशी लिखा हुआ है। मिस्टर अनवर वो चेक लेके चला जाता है, उसका नाम मोहम्मद अनवर लिखा हुआ। बैंक वालों को शक पड़ जाता है कि ये जो चेक है ना, ये मोहम्मद अनवर का कुरैशी लिखा हुआ है, शायद ये कुरैशी नहीं है, ये किसी और से एक्चुअली ये पर्टेन करता है। लेकिन वो बंदा कहता है जी कि मैं आपको इंडेमनीफाई करता हूं कि ये अमाउंट आप मुझे दे दें, आपको मेरे इस एक्शन से कोई लॉस हो जाता है या अगर कोई और क्लेमेंट आ जाता है, अनवर कुरैशी उठ के आ जाता है और उस वजह से आपको कोई डैमेजेस देने पड़ते हैं, आपको कोई पेमेंट करनी पड़ती है, तो मैं आपको इंडेमनीफाई कर रहा हूं कि आप जो है वो इंडेमनीफाइड हैं, वो सारा लॉस, वो सारा जो आपका नुकसान होगा वो बेसिकली मैं उसको बेयर करूंगा, मैं उससे आपको इंडेमनीफाई कर। ये बेसिकली
इंडेमनिफिकेशन होती है, इंडेमनिटी होती है। तो आगे जाके इसको देखते हैं। अच्छा जी, इंडेमनीफायर, इंडेमनीफायर कौन है? जो आदमी प्रॉमिस कर रहा है, जो इंडेमनीफाई कर रहा है, जो who promises to make good the loss, he is basically indemnifier. Indemnified या indemnity holder. The indemnified, also referred to as indemnity holder or promisee, is the person whose loss is to be made good. यानी इस केस में अगर आप देखें तो ये अनवर जो है वो इंडेमनीफायर है, और इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर जो है वो आपका बैंक है। ये एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। मिस्टर Ahmed contracts to indemnify bank against the consequences of any proceeding which Saima may take against the bank in respect of a certain sum of rupees 200,000. This is a contract of indemnity. ठीक है जी। अहमद जो है वो बैंक को इंडेमनीफाई कर रहा है कि ये चेक आप 2 लाख का मुझे दे दें, अगर साइमा की तरफ से कोई केस हो जाता है या आपको कोई लॉस होता है तो वो मैं उसको आपके लॉस को पूरा करूंगा। इन द अबव एग्जांपल, अहमद इज इंडेमनीफायर एंड बैंक इज इंडेमनिटी होल्डर। अच्छा, ये सेक्शन 124 के अंदर इसकी डेफिनेशन है। सेक्शन जो है 125 उसके अंदर बेसिकली जो है वो राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर जो है उसके राइट्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं कि इंडेमनिटी होल्डर जो है उसके क्या क्या राइट्स हैं। उसके राइट्स हैं, आर डैमेजेस व्हिच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू व्हिच द प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाइज। तो जिस चीज के मुतालिक, जिस ट्रांजैक्शन के मुतालिक इंडेमनीफाई किया गया था, तो वो सारे के सारे डैमेजेस जो है इंडेमनिटी होल्डर क्लेम कर सकता है। इसके अलावा जो कास्ट उसने पे की है वो कर सकता है, और अगर उसने को सूट उस पे किया, उसको उसने डिफेंड किया है, तो वो उसको भी क्लेम कर सकता है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बेसिकली इंडेमनीफायर ने पूरी करनी है। क्या करना है? डैमेजेस, कास्ट, सूट कास्ट, एनी अदर एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा जी, बाद में है कि अगर कोई कंप्रोमाइज हो जाता है और कंप्रोमाइज के तहत उसको कोई अमाउंट देनी पड़ती है तो वो भी इंडेमनीफायर ने पे करनी है। अच्छा जी, टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडेमनीफायर लायबिलिटी। इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब शुरू होगी? The contractor is silent on the time of commencement of indemnifier's liability. Under the contract of indemnity, on the basis of judicial pronouncement of the court, it can be said that the liability of an indemnifier commences as soon as the liability of indemnity holder becomes absolute and certain. ठीक है। कहता है कि कंट्रैक्ट एक्ट इस बारे में साइलेंट है, लेकिन अदालती फैसले जो हैं, जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उसके मुताबिक जिस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इंडेमनिटी होल्डर की लायबिलिटी एब्सोल्यूट और सर्टन हो जाती है कि भाई ये उसने पे करनी है, तो वो लायबिलिटी बेसिकली जो है वो इंडेमनिटी जो होल्डर है वो उसकी नहीं होती, आल्दो वो पे कर रहा होता है, और अल्टीमेटली ये लायबिलिटी जो होती है वो इंडेमनीफायर की होती है जो ही ये सर्टन होती है। ये एग्जांपल है। अहमद promises to compensate bank for any loss that he may suffer for filing a suit against Saima. The court order bank to pay Saima damages of rupees 50,000. तो ये जो ही ये ऑर्डर होता है 50,000 का, तो उसकी लायबिलिटी शुरू होगी। As the loss has become certain, bank may claim the amount of loss from Ahmad and give it to Saima. ठीक है। तो बैंक की लायबिलिटी द मोमेंट जो वो है वो सर्टन हुई, तो उसने अहमद को कहा कि ये 50,000 मुझे दें, मैंने साइमा को पे करना है, क्योंकि आपके एक्शन की वजह से, चूंकि आपने मुझे इंडेमनीफाई किया था और मैंने ये काम किया है। कौन सा काम? वो 2 लाख की जो पेमेंट थी। ये बेसिकली इंडेमनिफिकेशन होती है। यहां तक अगर इंडेमनिफिकेशन के बारे में डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अच्छा जी, गारंटी क्या होती है जी? अभी थोड़ा सा फर्क। अरे ये स्क्रीन के सामने फिर आ गए। जी, अभी गारंटी जो है, गारंटी और इंडेमनिटी में फर्क है। गारंटी क्या होती है? तीसरे आदमी की लायबिलिटी जो है उसके फेलियर की सूरत में उसकी जिम्मेदारी लेना, कि अगर ये मसलन इस केस में अगर मैं पहली वाली जो आपको एग्जांपल दी है ए, बी और सी वाली, तो यहां आप कहते हैं कि अगर सी ने बी को, आप बैंक को कहते हैं कि अगर सी ने ये अमाउंट ना दी तो मैं दूंगा, ये है गारंटी। ठीक है। तो गारंटी और इंडेमनिटी में फर्क है।
आप तीसरे आदमी की लायबिलिटी उठा रहे होते हैं उसके फेलियर की सूरत में, उसके फेलियर की सूरत में। A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. उसके डिफॉल्ट की सूरत में आप उसकी लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे होते हैं. दिस इज कॉल्ड गारंटी. Consideration received by the principal debtor is sufficient for the surety and it is not necessary to result in some benefit to the surety himself. ठीक है. अच्छा जी, एग्जाम्पल देखें जी. बिलाल रिक्वेस्ट अली टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट. बिलाल अली को कहता है कि मुझे उधार पे चीजें कहें. अली कहता है जी कि एग्री टू डू सो. वो कहता है जी बिल्कुल ठीक है, असद अगर आपकी गारंटी दे दे तो. बिलाल अली से परचेज कर रहा है और अली कहता है बिल्कुल ठीक है जी, मैं आपको उधार पे दे देता हूँ अगर असद आपकी गारंटी दे दे. ठीक है. अगर यहाँ पे बिलाल ने जो बेसिकली अमाउंट अली को पे करनी है, अगर बिलाल डिफॉल्ट करेगा तो कौन उसको पूरा करेगा? असद. ये बात है. असद प्रॉमिस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ अलीज प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स. दिस इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर असद प्रॉमिस. खैर, अच्छा जी, गारंटी के अंदर तीन पार्टीज होती हैं. प्रिंसिपल डेटर, द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन. प्रिंसिपल डेटर बेसिकली जिसको उधार मिल रहा है, जो उधार ले रहा है, ठीक है नहीं, वो बेसिकली प्रिंसिपल डेटर है. इस केस के अंदर जो है वो शायद बिलाल चीजें परचेज कर रहा था, तो बिलाल जो है वो प्रिंसिपल डेटर है. क्रेडिटर कौन है? जिस द पर्सन टू होम गारंटी इज गिवन, जिसको गारंटी दी जा रही है, इट मीन जो उधार दे रहा है. अली इस केस में क्रेडिटर है. और श्योरिटी कौन है? द पर्सन हु गिव्स गारंटी. जो तीसरे वाला जो असद है, जो गारंटी दे रहा है, ही इज बेसिकली श्योर्ड. प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर है, श्योर्ड. ये तीन पार्टीज होती है उसके अंदर. Example, Akram and his friend Bakar entered into a shop and Akram says to shopkeeper, supply the goods required by Bakar and if he does not pay you, I will. It is a contract of guarantee. ठीक है जी, तीन पार्टीज हैं. Essential of contract of guarantee. तो ये जो है ये बेसिकली एसेंशियल्स हैं कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी के. कि पहला तो ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है. खैर, इसके आगे जाके पढ़ लेते हैं हम. कंसेंट ऑफ पार्टीज, एग्जिस्टेंस ऑफ डेट, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड. ये इनको वन बाय वन हम देखते हैं. ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किस तरह? ट्राइपार्टाइट का मतलब है तीन तरफा, तीन कॉन्ट्रैक्ट हैं. ये बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट हैं. पहला कॉन्ट्रैक्ट अगर पिछली वाली एग्जांपल में लें तो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर जो है, जो उधार देने वाला और चीजें लेने वाला है, उनके दरमियान एक एग्रीमेंट है. दूसरा एग्रीमेंट क्या है? श्योरिटी, जो उधार जो गारंटी दे रहा है और जो उधार दे रहा है उसके दरमियान है कि अगर उसने डिफॉल्ट किया तो मैं आपको जो है ये अमाउंट दूंगा. और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर्स. सॉरी, दूसरे केस में है कि श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है कि बिल्कुल ये चीजें जनाब मैं इसको उधार दूंगा. और तीसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर, कि क्रेडिटर जो है, श्योरिटी उसको कहते हैं क्रेडिटर्स को, उधार देने वाले को, कि अगर ये प्रिंसिपल डेटर ने ये आपको पे ना किया तो मैं आपको ये जो है वो पे करूंगा उसके डिफॉल्ट की सूरत में. ये बेसिकली इस तरह तीन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बनते हैं. दूसरी इसके अंदर जो कंडीशन जो एसेंशियल्स है वो है कंसेंट ऑफ पार्टीज. तो तमाम पार्टीज का इसमें कंसेंट, जो तीनों पार्टीज हैं उनका कंसेंट होना चाहिए. एग्जिस्टेंस ऑफ डेट, डेट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली छोटी तो किसी डेट की है ना, तो कोई डेट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए. A contract of guarantee requires an existing debt or a promise whose performance is guarantee which is enforceable at law. If no such liability exists, then there cannot be contract of guarantee. The principal debtor can be a minor. In this case, surety will be liable personally. तो प्रिंसिपल डेटर जो है, उधार लेने वाला जो है, वो माइनर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, लेकिन उस केस में श्योरिटी जो है वो पर्सनली जो है वो लायबल है. पैसे देने ही श्योरिटी ने है, माइनर ने नहीं देने. ये अच्छा जी. उसके बाद जो है एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी वैलिड एसेंशियल है ना कॉन्ट्रैक्ट के, वो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होने चाहिए. तीसरी बात ये. अच्छा जी, चौथी बात ये है कि मिस रिप्रेजेंटेशन. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 142 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन. गारंटी जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन से नहीं होनी चाहिए, वो फ्रॉड से नहीं होनी चाहिए. ये एक एडिशनल बात इसमें. ठीक है जी. तो ये बेसिकली तो ये पता चला कि ये जो है एसेंशियल्स हैं गारंटी के, और वैलिड जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट उसका गारंटी का पार्ट है, और एडिशनली ये चीजें हैं जो हमने अभी डिस्कस की. उसके बाद है काइंड्स ऑफ गारंटी. काइंड्स ऑफ गारंटी में स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी. स्पेसिफिक गारंटी जो है
वो किसी एक खास अमाउंट की है, एक खास ट्रांजेक्शन की है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक गारंटी। जैसे अदनान guarantees payment to Bilal of the price of the 5 bags of load to be delivered by Bilal to Shahid and to be paid for in 3 months. Bilal delivered 5 bags to Shahid, Shahid pays for this for them. This is a contract of specific guarantee. किसी एक ट्रांजैक्शन, किसी एक मामला, किसी एक जो है स्पेसिफिक इवेंट, उसकी जो जब गारंटी दी जाती है तो दैट इज स्पेसिफिक गारंटी। और कंटिन्यू गारंटी क्या है कि इसमें सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो मसलन आप कहते हैं कि आप अली को ये सामान देते रहें, मेरी गारंटी है। अली को आपसे ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, ये बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, जैसे आप वीट जो है वो आप जो कि होल सेलर हैं, तो आप अली को आप वीट जो है वो या आटा जो है वो देते रहें और इसकी जो है ये मेरी कंटिन्यू गारंटी है। तो उसकी एक सीरीज ऑफ जो ट्रांजैक्शन चल रही होगी उसमें आपकी गारंटी होगी, किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की नहीं। As an in consideration that Qasim will employ Khalid in collecting the rent of Qasim's zamindari, promises Qasim to be responsible to the amount of rupees 5,000 for the due collection and payment by Khalid। एक मुश्किल थोड़ी सी एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको समझाया कि भाई किसी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की जब भी बात होगी तो वो आपकी कंटिन्यू गारंटी होगी। अच्छा, रिवोकेशन ऑफ अ कंटिन्यू गारंटी, तो जब कोई आपने एक ओपन गारंटी भी आप इसको कह सकते हैं, जब आपने कोई कंटिन्यू गारंटी दी थी, ओपन गारंटी दी थी, उसकी रिवोकेशन कैसे होगा, उसका अख्ताम कैसे होगा? वो दो सूरतों में होगा जी। या तो आप नोटिस के जरिए, जो बेसिकली प्रिंसिपल डेटर है जो उधार दे रहा है उसको आप नोटिस दे देते हैं कि मेरी आज के बाद गारंटी नहीं है, तो फिर वो रिवोक हो जाएगी। या जो गारंटी देने वाला है, जो श्योरिटी है, उसकी डेथ की सूरत में वो रिवोक हो जाएगी। A continuing guarantee may at any time be revoked by the surety as to the future transaction by notice to the। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं उसके बारे में नहीं, जो आने वाली ट्रांजैक्शन है, जो फ्यूचर ट्रांजैक्शन है उसके बारे में रिवोक हो जाएगी। ठीक है जी। ये एग्जांपल इसके अंदर ही बात की गई है कि जो सब्सिक्वेंट जो है वो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें तो रिवोक हो गई, लेकिन जो पहले हो चुकी हैं उसके ये आप जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात थी तो डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी एज अ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी रिगार्डिंग फ्यूचर ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया जी। उस डेट तक, उसकी डेथ तक जो है वो नहीं, उससे आगे जो फ्यूचर डेट्स हैं उसका जो है। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब कंटिन्यूइंग गारंटी इज आल्सो रिवोक्ड इन द फॉलोइंग वेज। इसके अलावा भी तरीके भी हैं, नोटिस ऑफ डेथ के अलावा भी है। वो क्या है? नोवेशन। नोवेशन हम पढ़ के आए हैं कि नोवेशन क्या होता है, नया एग्रीमेंट, नोवेट। अल्टरेशन, उसके अंदर तब्दीली। रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर पर क्रेडिटर। क्रेडिटर जो है ना, जो उधार देने वाला है, वो खुद ही डिस्चार्ज कर देता है प्रिंसिपल डेटर को, कहता है जी बस ये पैसे आपने जो दे दिए हैं ये काफी है, या आपने को डिस्काउंट दे देता है उसको, कोई भी उसको किसी तरीके से उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर देता है, तो उस सूरत में श्योरिटी जो है वो भी डिस्चार्ज हो जाता है, वो रिवोक हो जाता है। कंपाउंडिंग ऑफ क्रेडिटर विद द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है जी। तो ये कोई कंपाउंड कर लेते हैं जी, कोई आपस में कोई सुलह कर लेते हैं, कोई कंप्रोमाइज कर लेते हैं, इस तरह का। नेचर ऑफ श्योरिटी liability, it's co-extensive. The liability of the surety is equal to that of the principal debtor unless otherwise agreed। तो ये बेसिकली ये है कि जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी भी उतनी ही है जितनी के प्रिंसिपल डेटर की। चलिए, अगर कोई आप कंट्रैक्ट के अंदर कोई एक्सप्रेसली कोई ऐसी चीज रख देते हैं कि जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर से कम है, तो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है जी राइट ऑफ श्योरिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आदमी गारंटी दे रहा है, जिसको हम श्योरिटी कह रहे हैं, क्या उसकी कोई राइट्स भी हैं? कि मसलन उसने प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे पैसे दे दिए, उसके डिफॉल्ट की सूरत में क्या उसका कोई राइट भी है, या उसका वो जो गारंटी देने की सजा है वो यही थी कि उसने पैसे दे दिए और उसके पास कोई रिकवरी राइट नहीं है? नहीं, उसके पास राइट्स हैं। उसके पास क्या राइट्स हैं ये अभी हम देखते हैं। राइट ऑफ सब्रोगेशन। After making a payment and discharging the liability of principal debtor, the surety is clothed with all the rights of creditor which he can himself exercise against the principal debtor। ले, ये राइट ऑफ सब्रोगेशन ये है कि श्योरिटी ने पैसे क्रेडिटर को तो दे दिए, लेकिन क्रेडिटर के जितने राइट्स थे वो श्योरिटी के पास आ गए। यानी अभी यूं लगेगा कि जैसे पैसे
पैसे जो है उस बंदे ने नहीं लेने जिस बंदे ने पे किए हैं, जो श्योरिटी है, जैसे उसने पैसे उससे लेने हैं प्रिंसिपल डेटर से। तो ये बेसिकली राइट ऑफ सेब्रोगेशन है। Right to indemnity. In every contract of guarantee, there is an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety. ये एक implied contract होता है जिसमें जो प्रिंसिपल डेटर है वो श्योरिटी को इंडेमनीफाई करता है कि मेरे किसी एक्शन की वजह से आपको कोई लॉस होगा, आपको अमाउंट देनी पड़ेगी, पे पर करनी पड़ेगी, तो मैं आपको इंडेमनीफाई करता हूं। तो ये पहली बात क्या है कि क्रेडिटर के राइट उसके पास आ गए। दूसरी बात, वो ऑलरेडी इंडेमनीफाइड है, ठीक है, तो उसने गारंटी दी है, उसने कोई कसूर नहीं किया। चलिए, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, ये कुछ सूरतें हैं जिसमें जो कि हमने पहले थोड़ी सी पढ़ी भी हैं कि श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज होता है। सबसे पहले है रिवोकेशन। रिवोकेशन में आपको मैंने बताया कि नोटिस है, डेथ ऑफ श्योरिटी है और नोवेशन। इन सूरतों में जो है वो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, अल्टरेशन, रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, अरेंजमेंट और इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन, एक्ट ऑफ ओमिशन, फेलियर ऑफ को श्योरिटी टू जॉइन श्योरिटी। ठीक है, ये सारे वो मोड हैं जिनकी सूरत में श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी से मुराद है श्योरिटी की जो लायबिलिटी है, नो मोर लायबिलिटी। ठीक है, अच्छा, ये आगे इन्हीं चीजों को जो यहाँ पे इसमें अंदर है वो डिस्कस किया गया। नोटिस, पहले मैंने आपको बताया कि जब आप नोटिस दे देते हैं कि मेरा फ्यूचर ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। डेथ ऑफ श्योरिटी जो है, श्योरिटी की डेथ जो है उसके पॉइंट से जो फ्यूचर ट्रांजैक्शन होती हैं, श्योरिटी उसका जिम्मेदार नहीं होता और उससे पहले वाली का जिम्मेदार होता है। नोवेशन, अगर आप कोई नया एग्रीमेंट कर देते हैं, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, फिर भी श्योरिटी जो है वो अगर उसकी कॉन्सेंट के बगैर है तो वो रिलीज हो जाता है। अल्ट्रेशन, अगर आप कंट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसी अल्ट्रेशन कर लेते हैं जो कि श्योरिटी ने वो ऐसी कोई श्योरिटी नहीं दी हुई, तो फिर भी जो है वो रिलीज हो जाता है। प्रिंस रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, जो अपने जो कर्जखा है जो है क्रेडिटर, उसको खुद ही रिलीज कर देता है, फिर भी श्योरिटी रिलीज हो जाता है। अरेंजमेंट, अगर उनके दरमियान कोई कंप्रोमाइज हो जाता है, कोई अरेंजमेंट हो जाते हैं, तब भी वो रिलीज हो जाता है। मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड अगर होता है, तब भी श्योरिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक्ट और ओमिशन है, अगर कोई फेलियर ऑफ को श्योरिटी, अगर कोई श्योरिटी था तो वो ज्वाइन नहीं कर रहा, तो उस सूरत में श्योरिटी जो है वो रिलीज हो जाता है। अच्छा जी, जो शुरू में मैंने बताया था आपको कि इंडेमनिटी और गारंटी में कुछ फर्क होता है, तो ये जनाब इंडेमनिटी और गारंटी में कुछ फर्क है। पहला तो नंबर ऑफ पार्टीज हैं, जैसा कि हमने देख लिया, इंडेमनिटी के अंदर 2 पार्टीज थी, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर, और गारंटी के अंदर 3 पार्टीज हैं, प्रिंसिपल डेटर है, क्रेडिटर है, श्योरिटी है। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि इंडेमनिटी के अंदर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और गारंटी के अंदर हमने पढ़ा कि 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट क्या है, द इंडेमनीफायर अंडरटेक टू सेव द इंडेमनिटी होल्डर फ्रॉम एनी लॉस, ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन गारंटी के अंदर ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। द श्योरिटी अंडरटेक्स फॉर द पेमेंट ऑफ डेट ऑफ प्रिंसिपल डेटर इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, टोटल ऑब्जेक्ट जो है वो टोटल चेंज है। नेचर ऑफ लायबिलिटी, ये थोड़ा सा है कि लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। ठीक है, अनकंडीशनल और प्राइमरी है, लेकिन अगर आप गारंटी की सूरत में देखें तो वो सेकेंडरी है, क्योंकि पहली लायबिलिटी जो है वो प्रिंसिपल डेटर की, अगर वो पैसे नहीं देता तो फिर जाके आपकी लायबिलिटी जो है वो बनती है, तो आपकी प्राइमरी लायबिलिटी है। कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी अराइजेस ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ अ कंटीजेंसी। इंडेमनिटी की केस में, गारंटी की केस में कब होती है, जब वो पेमेंट जो है वो सर्टन हो जाती है, सॉरी, जब उसकी डिफॉल्ट कर जाता है, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रॉमिस। अच्छा, राइट टू सू, indemnifier cannot sue a third party in his own name because of the absence of privity of contract between him and third party। ठीक है जी, थर्ड पार्टी को इंडेमनीफायर जो है वो सू नहीं कर सकता, लेकिन गारंटी के अंदर जो श्योरिटी है वो प्रिंसिपल डेटर को जो है वो सू कर सकता है इन हिज ओन नेम। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, राइट ऑफ सेब्रोगेशन हमने देखा है कि वो उसके पास क्रेडिटर्स के राइट आ जाते हैं, जो बेसिकली क्रेडिटर के राइट है।